नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो अक्सर शायद नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन जिसकी अहमियत बहुत गहरी है। अनुच्छेद 137। जी नमस्ते। बिल्कुल, ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिस पर कम बात होती है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है आज, वो एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट से ली गई है। उसमें कोशिश की गई है इसे सरल हिंदी में समझाने की। तो हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो इस बात पर है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, वो अपने ही दिए गए फैसलों या आदेशों को फिर से क्यों देख सकता है, मतलब उनकी समीक्षा क्यों और कैसे कर सकता है। सही। क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का कहा मतलब पत्थर की लकीर है, अंतिम सत्य है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, हमेशा नहीं। और यहीं पर अनुच्छेद 137 की भूमिका आती है। ये इसी धारणा को थोड़ा चैलेंज करता है। अच्छा, तो चलिए इस पहलू को खंगालते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत से भी मतलब कोई चूक हो सकती है? हाँ, और अनुच्छेद 137 इसी अहम सवाल से जुड़ा है। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 137 आखिर कहता क्या है, एकदम आसान भाषा में अगर समझना हो तो। देखिए, अनुच्छेद 137 की भाषा काफी सीधी और स्पष्ट है। ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन करने की, मतलब समीक्षा करने की शक्ति होगी। अच्छा। समीक्षा करने की शक्ति। हाँ। लेकिन यहाँ एक कह सकते हैं शर्त है। ये शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों या फिर संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन होगी। ओके। तो असल में इसका निचोड़ ये है कि ये अनुच्छेद कोर्ट को अपनी ही गलती सुधारने का एक संवैधानिक अधिकार देता है। ये इस बात को मानता है कि भाई न्याय की प्रक्रिया में भी मानवीय भूल की संभावना तो रहती ही है और उसे सुधारने का रास्ता होना चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह का सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये समीक्षा किस आधार पर हो सकती है? क्या किसी भी पक्ष को लगे कि फैसला ठीक नहीं तो वो बस समीक्षा मांग सकता है, या फिर इसके लिए कुछ ठोस, कुछ तय वजह होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी असंतुष्ट पक्ष बस यूं ही समीक्षा की मांग कर दे। ऐसा नहीं होता। अच्छा। इसके लिए कानून में और जैसा स्रोत में भी बताया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता में भी कुछ स्पष्ट आधार तय किए गए हैं। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं 3 स्थितियां हैं जब समीक्षा मांगी जा सकती है। 3 स्थितियां कौन से? पहला आधार है रिकॉर्ड पर कोई ऐसी त्रुटि जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। एरर अपेरेंट मतलब गलती इतनी जाहिर हो कि उसे ढूंढने या साबित करने के लिए कोई लंबी चौड़ी कानूनी बहस या छानबीन की जरूरत न पड़े, वो पहली नजर में ही दिख जाए। ओके, पहली वजह ये हुई। और दूसरा आधार है किसी नए और महत्वपूर्ण सबूत या सामग्री का मिलना। ऐसा सबूत जो याचिकाकर्ता पूरी मेहनत और लगन के बावजूद पहले, जब मूल मुकदमा चल रहा था, तब अदालत के सामने पेश नहीं कर पाया था। यानी कोई नया फैक्ट सामने आ गया। हाँ बिल्कुल, ऐसा सबूत जो पहले या तो उपलब्ध ही नहीं था या जिसकी जानकारी ही नहीं थी। और तीसरा? आपने कहा 3 है? हाँ, और तीसरा आधार है कोई अन्य पर्याप्त कारण। एनी अदर सफिशिएंट रीजन। यहीं पर थोड़ा रुकते हैं। ये कोई अन्य पर्याप्त कारण वाली बात, ये थोड़ी अस्पष्ट सी नहीं लगती? कैसे ये डर नहीं रहता कि इस आधार का इस्तेमाल करके कहीं बहुत ज्यादा याचिकाएं ना दायर होने लगे? फिर तो प्रक्रिया में और देरी होगी। देखिए, ये सवाल वाजिब है। अन्य पर्याप्त कारण वाली शब्दावली थोड़ी खुली जरूर लगती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अदालतों ने इसकी व्याख्या काफी संभलकर और सीमित तरीके से की है। अच्छा, कैसे? आमतौर पर इसे उन स्थितियों तक ही सीमित रखा जाता है जहां न्याय के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन हुआ हो, या मान लीजिए कानून की व्याख्या में कोई ऐसी गंभीर चूक हो गई हो जिसका असर बहुत बड़ा हो। या फिर कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति पैदा हो गई हो जिसमें समीक्षा ना करना अन्याय जैसा लगे। तो हाँ, शब्द थोड़े व्यापक हैं, पर व्यवहार में अदालतें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और ठोस वजहों पर ही करती हैं। मतलब दरवाजा खुला नहीं छोड़ दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद बस ये है कि थोड़ी गुंजाइश रहे, लचीलापन रहे, ताकि अप्रत्याशित स्थितियों में भी न्याय हो सके। ये याचिकाओं की बाढ़ लाने के लिए नहीं है। समझ गया, मतलब अदालतों ने खुद ही इस पे लगाम रखी है एक तरह से। अच्छा, चलिए प्रक्रिया पर आते हैं। मान लीजिए किसी पक्ष को लगता है कि उनके मामले में इन 3 आधारों में से कोई एक है, तो उन्हें करना क्या होगा?
क्या है प्रोसेस इसका? तो इसके लिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटिशन फाइल करनी होती है। रिव्यू पिटिशन? जी। स्रोत में यह भी बताया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 47 नियम 1 इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताता है। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये याचिका आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के मूल निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों के अंदर ही दायर करनी होती है। सिर्फ 30 दिन? ये तो सुनने में वाकई बहुत कम समय लगता है, खासकर अगर मामला पेचीदा हो और मान लीजिए नए सबूत ढूंढने हो या कानूनी गलती को ठीक से समझना हो। क्या इस टाइम लिमिट में कोई छूट मिल सकती है? हाँ, 30 दिन की समय सीमा तो मानक है, स्टैंडर्ड है। लेकिन कानून में देरी को माफ करने का, जिसे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कहते हैं, हाँ जी, उसका भी प्रावधान है। अच्छा। अगर याचिकाकर्ता अदालत को ये यकीन दिला पाता है कि देरी के पीछे पर्याप्त और वाजिब कारण थे और उसने जानबूझकर लापरवाही नहीं की, तो अदालत देरी को माफ करके याचिका स्वीकार कर सकती है। लेकिन ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है, इसे हल्के में नहीं लिया जाता। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं कि क्या इन पुनर्विचार याचिकाओं पर भी वैसी ही खुली अदालत में सुनवाई होती है? मतलब जैसे वकील बहस करते हैं, जैसा हम आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों में देखते हैं, सुनते हैं? नहीं, स्रोत के अनुसार ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता? नहीं, पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला आमतौर पर जजों द्वारा अपने चेंबर में ही लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में डिसीजन बाय सर्कुलेशन कहते हैं। डिसीजन बाय सर्कुलेशन मतलब ये कि मामले से जुड़े जो जज होते हैं वो याचिका और उससे जुड़े दस्तावेजों को अपने चेंबर में पढ़ते हैं और बिना वकीलों की मौखिक बहस सुने ही अपना फैसला दे देते हैं, कागजात के आधार पर। अरे, यानी पर्दे के पीछे ही फैसला हो जाता है एक तरह से। तो क्या कभी खुली अदालत में सुनवाई होती ही नहीं इन पर? होती है, लेकिन बहुत कम। ये अपवाद है, नियम नहीं। अगर अदालत को खासकर याचिका देखने के बाद ऐसा लगता है कि मामले में कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर खुली अदालत में बहस सुनना जरूरी है, या याचिका में जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन पर मौखिक दलीलें होनी चाहिए, तो अदालत खुली सुनवाई का आदेश दे सकती है। अच्छा, मतलब वो कोर्ट तय करेगा? जी बिल्कुल, पर ज्यादातर पुनर्विचार याचिकाएं चैम्बर में ही निपट जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत में संविधान सभा और खास तौर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जिक्र किया गया है। हाँ। क्या उन्होंने इस विशेष शक्ति के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट की अपने ही फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति के बारे में संविधान बनाते समय कुछ खास कहा था? ये जानना जरूरी है कि आखिर संविधान निर्माताओं की सोच क्या थी इसके पीछे। हाँ, और ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये इस अनुच्छेद की आत्मा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। शोध बिल्कुल सही इशारा कर रहा है। क्या कहा था उन्होंने? जब संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर बहस चल रही थी, उस समय के ड्राफ्ट में इसका नंबर शायद अलग रहा होगा, तब डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जोरदार समर्थन किया था। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी इंसानी संस्था, चाहे वो कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च अदालत भी, वो अचूक नहीं हो सकती। गलती किसी से भी हो सकती है, भूल हो सकती है। सही बात है। और न्याय व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उस सर्वोच्च संस्था को भी अपनी संभावित गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का एक औपचारिक, एक इंस्टीट्यूशनल रास्ता दिया जाए। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया का सवाल नहीं था उनके लिए, बल्कि ये न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जनता के भरोसे का सवाल था। इसीलिए अनुच्छेद 137 को संविधान का हिस्सा बनाया गया। ये प्रावधान एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया में विनम्रता और सुधार की गुंजाइश को स्वीकार करता है। वाह, ये तो बहुत गहरा दृष्टिकोण है। मतलब अपनी गलती सुधारने की क्षमता देना असल में संस्था को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। बिल्कुल सही। तो क्या आज के दौर में भी ये अनुच्छेद उतना ही प्रासंगिक है? क्या वाकई में इसका इस्तेमाल होता है, या ये बस संविधान की किताब में लिखा एक प्रावधान भर रह गया है? स्रोत में कुछ आंकड़े भी थे शायद। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि मैं कहूंगी शायद और भी ज्यादा। और ये सिर्फ किताबी प्रावधान तो कतई नहीं है। स्रोत में दिए गए आंकड़े वाकई आंखें खोलने वाले हैं। क्या थे वो आंकड़े? बताया गया है कि साल 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में 10,000 से भी ज्यादा पुनर्विचार याचिकाएं लंबित थीं। पेंडिंग थी? 10,000 से ज्यादा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसके क्या मायने हैं? इसके कई मायने निकलते हैं। पहला तो ये दिखाता है कि नागरिक और वकील इस अधिकार का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी समीक्षा की गुंजाइश हो सकती है और वो उस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं।
दूसरा, ये संख्या न्यायपालिका पर काम के भारी बोझ को भी दिखाती है। जाहिर है, इतनी याचिकाओं का निपटारा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और ये कहीं न कहीं मामलों के अंतिम निपटारे में होने वाली देरी से भी जुड़ा हुआ मसला है। हाँ, वो तो है। लेकिन सबसे बढ़कर ये संख्या अनुच्छेद 137 की जीवंतता का प्रमाण है। ये दिखाता है कि न्याय की तलाश एक सतत प्रक्रिया है, और लोग अंतिम माने जाने वाले फैसले के बाद भी न्याय पाने की उम्मीद रखते हैं और कोशिश करते हैं। ये वाकई एक जटिल तस्वीर पेश करता है। अधिकार का इस्तेमाल भी हो जाए और व्यवस्था पर उसका दबाव भी है। क्या कुछ हालिया या चर्चित मामलों के उदाहरण हैं जहां अनुच्छेद 137 के तहत रिव्यू पिटीशन दायर की गई हो और उन पर कुछ कार्रवाई हुई हो? स्रोत में कुछ मामलों का जिक्र था। हाँ, स्रोत में कुछ अहम और हालिया उदाहरण दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि ये प्रावधान कैसे काम करता है प्रैक्टिकली। जैसे? एक तो प्रमुख मामला है आधार वाला। हाँ। आधार रिव्यू। हाँ। आधार योजना की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया था। हाँ, याद है। उस फैसले के खिलाफ 2021 में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें निजता के अधिकार और दूसरे मुद्दों को फिर से उठाया गया था। हालांकि बाद में बहुमत से अदालत ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अच्छा, वो खारिज हो गई थी। हाँ। दूसरा बहुचर्चित मामला सबरीमाला मंदिर वाला है। हाँ। सबरीमाला रिव्यू। हाँ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया था। हाँ, इस पर काफी बहस हुई थी। बिल्कुल। इस फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में पुनर्विचार याचिकाएं 2019 में दायर की गईं। उनमें धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरा के तर्क दिए गए थे। इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद अदालत ने मामले की जटिलता को देखते हुए इसे और ज्यादा विचार विमर्श के लिए एक बड़ी 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को सौंप दिया। अच्छा, तो यहाँ खारिज नहीं किया बल्कि बड़ी बेंच को भेज दिया। जी, ये दिखाता है कि पुनर्विचार याचिका हमेशा खारिज ही नहीं होती, बल्कि कभी-कभी वो मामले को और गहराई से देखने का रास्ता भी खोल सकती है। और एक बहुत ही असाधारण और नाटकीय मामला याकूब मेमन का है। हाँ, वो देर रात वाली सुनवाई। वही 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा पर 2015 में जब उनकी दया याचिका राष्ट्रपति जी ने खारिज कर दी, तो फांसी से महज कुछ घंटे पहले देर रात लगभग 3 बजे उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अभूतपूर्व सुनवाई हुई। 3 बजे रात को? हाँ, वकीलों ने ये तर्क दिया कि पुनर्विचार के नियमों का सही पालन नहीं हुआ है। हालांकि उस देर रात की सुनवाई के बाद भी याचिका खारिज कर दी गई और फांसी हो गई। लेकिन ये मामला दिखाता है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए और पुनर्विचार के अधिकार को गंभीरता से लेते हुए अदालतें किस हद तक जा सकती हैं, समय की परवाह किए बिना भी। देर रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। ये वाकई न्याय प्रणाली की गंभीरता और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है, चाहे नतीजा कुछ भी रहा हो। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी शक्तियों के साथ होता है, क्या इस समीक्षा प्रक्रिया को लेकर कोई विवाद या आलोचना भी होती है? स्रोत ने इस तरफ हल्का सा इशारा किया था। हाँ, आलोचना का एक मुख्य बिंदु अक्सर उठाया जाता है, और वो है देरी, डिले। देरी कैसे? आलोचकों का कहना है कि पुनर्विचार याचिकाओं की प्रक्रिया, खासकर जब उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जैसा हमने देखा, और उनके निपटारे में समय लगे, तो ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया को धीमा कर देती है। उनका तर्क होता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो उसमें एक तरह की अंतिम निश्चितता, एक फाइनलिटी आनी चाहिए। लेकिन पुनर्विचार याचिका उस निश्चितता को सवालों के घेरे में ला देती है और मामलों का अंतिम निपटारा लंबा खिंच जाता है। हाँ, ये बात तो है। जो लोग जीतते हैं उन्हें लगता होगा कि फैसला कब लागू होगा। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है जो अपने पक्ष में आए फैसले के लागू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर इस आलोचना का जवाब क्या है? क्या देरी के डर से गलती सुधारने का मौका ही छीन लेना सही होगा? मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहते हैं, वो उससे भी बड़ा खतरा है। अच्छा। अगर किसी फैसले में वाकई कोई गंभीर त्रुटि रह गई है, कोई बड़ी गलती हो गई है, तो उसे सुधारना ज्यादा जरूरी है, भले उसमें थोड़ा और समय क्यों ना लगे। क्योंकि एक गलत न्यायिक निर्णय के परिणाम बहुत दूरगामी और कभी-कभी तो अपरिवर्तनीय, मतलब इरिवर्सिबल हो सकते हैं, खासकर क्रिमिनल मामलों में। इसलिए न्याय की सटीकता को उसकी स्पीड से ऊपर रखा जाता है। हालांकि कोशिश हमेशा संतुलन बनाने की रहती है। शीघ्र न्याय बनाम सही न्याय, ये एक हमेशा चलने वाली बहस है। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में एक और शब्द का जिक्र आया था जो इसी सिलसिले में महत्वपूर्ण लगता है, क्यूरेटिव पिटिशन।
ये पुनर्विचार याचिका से कैसे अलग है? क्या ये समीक्षा का ही एक और लेवल है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा बारीक अंतर है जिसे समझना जरूरी है। क्यूरेटिव पिटिशन, पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद। अच्छा, रिव्यू के भी बाद? हाँ, रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद न्याय पाने का एक और सही मायनों में बिल्कुल अंतिम अवसर है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जिक्र सीधे संविधान के अनुच्छेद 137 में नहीं है। अरे, तो ये कहां से आया? इसका विकास सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही किया है, जुडिशल इनोवेशन के जरिए। ये रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा नाम का एक बहुत फेमस केस है 2002 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था स्थापित की थी। यानी ये संविधान में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी बनाई हुई व्यवस्था है। बिल्कुल, और ये बहुत ही सीमित आधारों पर दायर की जा सकती है। मतलब रिव्यू पिटिशन के आधार फिर भी थोड़े व्यापक हैं, लेकिन क्यूरेटिव पिटिशन सिर्फ और सिर्फ तभी दायर हो सकती है जब ये साबित किया जा सके कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का गंभीर उल्लंघन हुआ है। जैसे कि प्रभावित पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त मौका ही नहीं मिला, या फिर ये साबित हो कि निर्णय देने वाले जज का उस मामले में कोई पूर्वाग्रह था, कोई बायस था, जिसकी जानकारी पहले नहीं थी। ओके, बहुत ही सीमित आधार। हाँ, बहुत सीमित। तो ये अनुच्छेद 137 द्वारा दी गई समीक्षा शक्ति के इस्तेमाल के बाद भी अगर न्याय की गंभीर विफलता की आशंका हो तो उसे रोकने के लिए एक असाधारण और अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी और लास्ट सेफगार्ड। तो ये हुआ समीक्षा के ऊपर एक और बहुत ही बारीक फिल्टर। हाँ, अच्छा, स्रोत में एक उदाहरण भी दिया गया था कि कैसे अनुच्छेद 137 खुद यानी पुनर्विचार याचिका न्याय को बचा सकती है, शायद ऐसी ही गंभीर स्थितियों में जहां क्यूरेटिव तक जाने की नौबत ही ना आए। हाँ, वो उदाहरण अनुच्छेद 137 के व्यावहारिक महत्व को बहुत साफ दिखाता है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में तथ्यों की अनदेखी कर दी या कानून की गलत व्याख्या के आधार पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड सुना दिया। बाद में उस व्यक्ति ने पुनर्विचार याचिका दायर की और उसके माध्यम से अदालत के सामने ये बात लाई गई कि भाई फैसले में कानून की व्याख्या गलत हुई थी या कोई ऐसा महत्वपूर्ण सबूत था जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, और अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो शायद फैसला कुछ और होता। ठीक है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो अपने पहले दिए गए मृत्युदंड के फैसले को वापस ले, उसे बदले और सजा को मान लीजिए आजीवन कारावास में बदल दे। अच्छा। इस तरह ये प्रावधान न्याय की एक बहुत बड़ी और गंभीर चूक को, एक ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को होने से रोकता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक नियम नहीं है, बल्कि जीवन और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें अनुच्छेद 137 को एक लाइन में समझना हो तो वो क्या होगा? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सार ये है कि अनुच्छेद 137 भारतीय न्याय प्रणाली का एक आप कह सकते हैं अंतर्निहित आत्मसुधारक तंत्र है, एन इनबिल्ट सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म। ये प्रावधान इस विनम्र और यथार्थवादी सोच पर आधारित है कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था सहित कोई भी मानवीय संस्था त्रुटिहीन नहीं है, गलती सबसे हो सकती है, और उन गलतियों को सुधारने के लिए एक औपचारिक, पारदर्शी और संवैधानिक रास्ता होना चाहिए। ये न केवल अलग अलग मामलों में न्याय सुनिश्चित करने में मदद करता है, जैसा हमने वो मृत्युदंड वाले उदाहरण में देखा, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये पूरी न्यायपालिका की विश्वसनीयता और उसमें जनता के अटूट विश्वास को बनाए रखने और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। सही। ये एक तरह से संदेश देता है कि हमारी न्याय प्रणाली अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने के लिए तैयार है। तो ये थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 पर हमारी आज की ये विस्तृत पड़ताल। वो प्रावधान जो देश की सर्वोच्च अदालत को भी एक आईना दिखाता है, उसे अपनी त्रुटियों पर फिर से सोचने और उन्हें सुधारने की एक असाधारण शक्ति देता है। ये जानना वाकई सुकून देता है कि अंतिम समझे जाने वाले फैसलों में भी सुधार की गुंजाइश रखी गई है। बिल्कुल, ये वास्तव में हमारे संविधान की परिपक्वता और उसकी डायनामिज्म, उसकी गतिशीलता को दर्शाता है। ये सिर्फ ऊंचे आदर्शों की घोषणा नहीं करता, बल्कि उन आदर्शों को, खासकर न्याय के आदर्श को जमीनी हकीकत में उतारने के लिए व्यवहारिक रास्ते भी सुझाता है, और ये मानते हुए कि पूर्णता शायद एक लक्ष्य हो, लेकिन मानवीय प्रयासों में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है।
आज की इस चर्चा से एक सवाल जहन में घूम रहा है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। जी। अगर सर्वोच्च न्यायालय भी अपने फैसलों की समीक्षा कर सकता है और फिर उसके बाद भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में क्यूरेटिव पिटीशन का दरवाजा खुला है, तो क्या न्यायिक प्रक्रिया में अंतिम निर्णय, या जिसे अंग्रेजी में फाइनलिटी कहते हैं, वो वास्तव में कभी हासिल होता है? या फिर न्याय हमेशा एक सतत प्रक्रिया है, एक यात्रा है जिसमें सुधार और बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है और जिसका कोई एक निश्चित स्थायी अंत बिंदु नहीं होता?